ठीक है, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो भी चैप्टर होगा, जो पेपर में तुम्हारा आने वाला है, इसका पेपर भी है कल, है ना? तो जो पेपर में आने वाला है उतना ही अभी फिलहाल करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है कम से कम पूरे 1 महीना चला था। कितने? 1 महीने के चैप्टर को अगर 1 घंटे में खत्म करनी है तो कैसे करना है भाई? हम्म। लेकिन हाँ, इसके न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से ज्यादातर तेरे को पेपर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पार्ट आते हैं, थोड़ा बहुत डेफिनेशन पार्ट आते हैं, तो वो सारे टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे, ठीक? इससे बेटर तो इसे पहले हम कोर्स निकाल लेते हैं, फिर काम। चलो भाई, देखिए स्टार्ट हम कहाँ से करने वाले। चैप्टर का नाम तो पता चल ही गया, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थोड़ा बहुत डिटेल्स तुझे ये जानना जरूरी है इस चैप्टर के अंदर कि एटम जो है वो हम पढ़ेंगे ये सब कैसे बना। इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियस कहलाता है भाई ये वाला पार्ट। ये जो है क्या है? न्यूक्लियस। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी करी थी। हाँ, इसके न्यूक्लियस के अंदर भी पूछेगा क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसके चारों साइड रिवॉल्व करते रहता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी, जिसको बाद में गलत साबित कर दिया गया। तो इसका है, ये अपना चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगाता है? न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऑर्बिट में वो चारों साइड चक्कर लगाते। तो जब भी मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो तुझे ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है और प्रोटॉन कहाँ पे रहता है और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है। भाई प्रोटॉन कहाँ पे रहता है? कहाँ पे? एटम के बाहर या एटम के अंदर? एटम के अंदर किसके पास? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों साइड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो इस बात को तुझे समझना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो ये तो तुझे समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला अभी अभी जो लिखवाने जरूरी था वो ये देख। कोई भी एटम को मान लो कि ये एटम है, इसको हम एक्स सिंबल से डिनोट कर, ठीक? और इसके नीचे जेड है और ये ए कहलाता है। जेड को क्या कहेंगे हम? एटॉमिक नंबर। जेड को बोलेंगे एटॉमिक नंबर, और इसको ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलेंगे। और इसी को तुम्हें बोलना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। ऊपर वाले को हम बोलते हैं मास नंबर, या हम इसी को बोलेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन के आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले। देख, इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया। बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? 6। और तुम बताओ, कार्बन के पास नहीं, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? जितने एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। वो उसका मास नंबर 8 होता है। तो ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 है, तो तुम कहोगे सर उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 ही रहेगा, ठीक? लेकिन न्यूट्रॉन तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन बता, तो न्यूट्रॉन कैसे बताएंगे, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। ओके, तो ये है फॉर्मूला जहां पे तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ एक एटम। अभी 7 नहीं, अभी और भी हम 10-12 क्वेश्चन एक ही एटम से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। एक साथ में देखो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारे पास एक फॉस्फोरस है, कितना एटॉमिक नंबर होता है फॉस्फोरस का? 15। ठीक, और इसका मास अगर ऑड नंबर है एटॉमिक नंबर, तो मास उसके डबल से एक ज्यादा हो जाएगा। तो बता मास कितना होगा इसका? 30 31। हाँ, ऑड नंबर है ना इसका, तो 31। तो कई बार हम मास को इधर भी लिखेंगे ऊपर, बस ये ध्यान रखना जो नीचे में रहता है वो एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर है वो मास नंबर। तो देखो इसके पास अगर बात करें हम कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अतः इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, एटॉमिक नंबर को ही तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो 15। प्रोटॉन कितने हैं? 15। प्रोटॉन होंगे 15। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, 31 में से 15 को माइनस करोगे कितना होगा? 16। और मास नंबर कितना है इसका? मास नंबर बोलो। अभी अभी क्या बोला, जो ऊपर पे लिखा होता है उसी को हम 31। ठीक, तो ये हो गया इसके क्वेश्चंस बनाने के लिए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज कितने हैं इसके पास? न्यूक्लियर चार्ज बताओ कितने हैं? न्यूक्लियर चार्ज हो गया 50। ठीक है, जल्दी से इसे एक बार लिख लो फटाफट। हेलो, हाँ बनाओ मैं, चलो भाई देंगे इसको। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें आयरन का कितना हो, तो इलेक्ट्रॉन आयरन के पास 26 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी उसका 26 होता है। तो देख भाई 1s 2 2s 2 2p 6 10 तक खत्म हो गया। 3s 2 3p 6 और उसके बाद 3s के बाद 3d नहीं लिखेंगे 4s लिखेंगे। और 4s पे जैसे ही तुम 2 इलेक्ट्रॉन दोगे कि यहाँ से यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन खत्म हो, सॉरी 18, हाँ 20 खत्म हो जाता, कितना 20 खत्म हो जाता। उसके बाद क्या बचेगा 3d6। तो लास्ट सेल में यहाँ पे तुम किसको काउंट करने वाले हो, कितने ऑर्बिट यहाँ पे गिनती दिख रहा है ना, ऑर्बिट कितना मैक्सिमम यूज हुआ है? 4। तो लास्ट में कौन रहेगा? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। वेरी गुड, यही चीज समझने की जरूरी है बालक, इतना समझ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो तुम कहोगे लास्ट में ये है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो, क्योंकि भाई वन गिनती देख रहे हैं, हमने देखा कि चौथा ऑर्बिट भी यूज कर लिया है, तो चौथा ऑर्बिट का लास्ट में 4 होगा, तो ये है। अब इसमें एक चीज जो समझने की बात है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन को हम मानेंगे स्टेबल है और कौन सा नॉट स्टेबल? देख भाई एस पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो तुम कहोगे एस पे 1 और एस पे 2, यहां पे लिखेंगे हाफ एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ठीक, हाफ एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। हाफ और फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो देख एस पे फुल क्या है? 2 होता है, इसका 2 का आधा क्या होगा? 1। तो S2 भी स्टेबल होता है और S
1 भी स्टेबल होता है। डी पे मैक्सिमम कितना होता है भाई, सॉरी डी पहले पी लिखते हैं, पी के मैक्सिमम 6 होता है, इसका आधा क्या होगा P3, ये भी स्टेबल है डी पे, और डी 5 स्टेबल होता है एफ पे, और एफ ये स्टेबल होता है भाई, इसे रट्टा मान लो या प्यार से समझ लो, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वाला तो बच्चा को आता है ड्रॉ करना, और इसमें से जो तेरे एग्जाम में आने वाले हैं वो ये 2 क्वेश्चन आएगा। देखो ये पहला तो ये कि क्रोमियम का लिखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर भी 24 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 24 होगा, ये ध्यान रखना। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम। इसको जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। अब यहां से यहां तो 20 हो गया, अब 3d कितना होगा 3d4, यही क्योंकि यही सबको आता है और यही हम लिख के आएंगे पेपर में, और पेपर वाले ने जैसे ही हमने लिख के आया हम पूरा 100% श्योर है कि ये सही हो और गलत हो जाए, क्योंकि रूल तो यही कहता है। तो ये रूल यहाँ पर फेल हो जाता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। देख डी जो है, डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है। डी स्टेबल कितने पे होता है 5 और 10 पे, तो 10 तो पूरा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 तो पूरा कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसे और मिल जाता है तो वो स्टेबल हो जाता। तो इसका दिमाग में क्या कह रहा है कि यार कोई तो मुझे मदद करो, तो वो एस के पास जाता है, क्योंकि उसके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग पहले कितना पड़ोसी के पास जाएगा, तो पड़ोसी का क्या है 4s के पास गया, 4s को समझाता है, कहता है भाई देख चाहे तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 1 हो, तो दोनों कंडीशन में क्या है स्टेबल है, लेकिन मेरे को अगर 1 इलेक्ट्रॉन तू दे देगा तो मैं भी स्टेबल तू भी स्टेबल। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा जंप करवा देता है, तो फाइनल जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा। करेक्ट क्या होगा वो देखिए, ये कहेगा 1s 2 2s 2p6 3s2 और 3p6 और 4s कितना आएगा 3 भाई 1 एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया ना 1 और 3d5 भाई ये दोनों के दोनों स्टेबल हो गए, और यही तेरे को पेपर में लिख के आना है, ये गलती से मत लिख देना ठीक। उसी तरह से एक और आता है कॉपर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद आता है कॉपर, इलेक्ट्रॉन कितना है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे भाई 4s तक तो 20 हो जाता है, तो पहले तो तेजी से लिख 1s2 3d। यहां भी क्या कंफ्यूजन है देख रहा है सेम है, तो डी भाई 10 नहीं है ना, तो वो भी अनस्टेबल है, तो ये भी तुम लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही कैसे करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा इसको, तो देख क्या बनेगा फाइनल आंसर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 करेक्ट है भाई ये वाला, और यही तुझे पेपर में लिख के आना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी को तो तुझे नॉर्मल मेथड से लिखना है। ये बाकी डी ब्लॉक 12 क्लास में इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल यहाँ तक तो इतना ही है। तो डन है भाई। यहां से एक चीज और तुझे समझने की जरूरत है, ये सही है चल जाएगा। देख अब जैसे मान लो कि डी के पास आ गया 5 इलेक्ट्रॉन, तो डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं ऑर्बिटल कितने होते हैं डी के पास 5 ऑर्बिटल, ठीक है भाई। तो ये 5 ऑर्बिटल तूने बना दिए 1 2 3 5, ठीक है। अब देख 5 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बढ़ेगा एक एक करके बढ़ेगा पहले, ये ध्यान रखना, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स देखेंगे। ये हुंड ने बोला था कि इसको इलेक्ट्रॉन एक एक करके दो,
जब जरूरत पड़े तो दूसरा रखे। 5 ही इलेक्ट्रॉन है, सबको एक एक दिया, खत्म। ठीक। अब जैसे मान लो कि तुमने कहीं पे कुछ बनाए हो लोगों को खिलाने के लिए, तो तुम क्या करोगे? एक आदमी को राक्षस की तरह खिला दोगे, दूसरा आदमी बैठा रहेगा, तुम कहोगे सबको एक एक बार करके दो, जब बचेगा तो दूसरी बार में देंगे। तो यहाँ भी यही है, ऑर्बिटल है तो कहता है 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं इसको पहले 2 चाहिए तो इसको भर दो, तो ऐसा नहीं करना है, पहले आप सबको एक एक करके दो, जब बचेगा तो पेयरिंग करना। तो बता कितने अनपेयर्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? अनपेयर्ड, पेयर में 2 होना चाहिए, यहाँ पे सब क्या है? अकेला है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तेरे को एग्जाम में ये भी कह सकता है कि बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ किसके पास कितना हो। अगर मान लो तेरे पास P4 आ गया, तो क्या लिखोगे? P के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। भाई 3 होते हैं, एक एक करके भरा, तो 3 तो एक एक करके भर दिया, चौथा बचा था इसमें डाल दिया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम N से यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं। N से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे 2 है। अच्छा बताओ D7 आ गया, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो? D8 आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ढंग से धो दिया जाएगा बिना किसी देश के। इसका क्या मतलब है? D7 ये D7 है, जैसे D5 था वैसे D7 है। जब 3 D7 में 3, D7 में 3, वेरी गुड। D8 में सर 2। 2, गुड। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है तो कर ही दिया है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 3। 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर एक आता है कि बोथ मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है N × N+2, ये बोर मैग्नेटॉन होता है, Bm लिख देना, यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन का। तो यहाँ पर N क्या है? N जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाँ मैं देख यहाँ पे, तो अगर तुझे किसी ने पूछा कि बताओ कि ये, अब एक आयरन क्वेश्चन, हम आयरन लिख लेते हैं, आयरन एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन। अब इसका कैसे निकालेंगे? पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ इसके पास, आयरन के पास, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो। तो देख, अभी अभी तुमने आयरन का क्या निकाला था? एटॉमिक नंबर 26 होता है, 1s2 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो जो लास्ट में दिख रहा है ना डी पे कितना है? 6, तो उसी को लेके आओगे यहाँ, तो तुम कहोगे डी आ गया 6, D6 का बॉक्स बनाओगे, 1 2 3,
1 2 3 4 5 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। तो ये पूछ रहा था अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, निकाल दिए। और पूछेगा बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, बताओ भाई जल्दी से। √n into n plus 2 Bohr magneton। 4 into 4 plus 2 4 into 6 कितना आ रहा है 12। नहीं था। क्या आप कर रहे हैं, कैलकुलेशन इतनी गंदा है क्या। तो वापिस आगे इसको और क्या लिख सकते हैं 4√6 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब किसी भी एटम का आ जाएगा निकल जाएगा। हाँ एक फायदा के लिए तेरे को एग्जाम हॉल में एक चीज बहुत अच्छा रहता है कि एटॉमिक नंबर तुझे बॉक्स में गिवन होता है। जब भी तू पेपर बनाने जाओगे वो तुझे लिखेगा कॉपर और कहेगा इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। तुझे झट से बोल देना है इलेक्ट्रॉन हो गया 29। इस चीज को ध्यान रखना, ये तेरे लिए अगर तुझे याद नहीं है तो तुझे एग्जाम वाले उसका मास और एटॉमिक नंबर दोनों पेपर में मेंशन होता है, लेकिन तुझे अगर इस्तेमाल करना नहीं आता तो कोई फायदा तो नहीं है ना। तो ये समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फास्ट ट्रैक में। एक आता है भाई क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आगे और भी कुछ है लेकिन हम तुझे पहले ही बोल दिए थे भाई हम काम की चीज फिलहाल पढ़ने वाले हैं। क्वांटम नंबर जैसे तुझे किसी ने बोला कि भाई आप ये बताओ कि मुझे मेरा एक फ्रेंड है पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, मुझे उसे ढूंढना है। मतलब कब, फॉर एग्जाम्पल तू अभी साथ साथ रह रहे हो कुछ सालों के बाद पता नहीं ये इंडिया से बाहर चला जाए, कहाँ चला जाए कोई पता है, लेकिन तुझे उसे ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे बताओ। कांटेक्ट है, लेकिन तेरे पास कांटेक्ट नहीं, क्या क्या चीज जानना जरूरी है उससे मिलने के लिए मोबाइल नंबर के अलावा। तो कहेगा मोबाइल नंबर रहेगा तो सब देख भाई उस बंदे के नाम पता होना चाहिए, उसकी कंट्री, उसका सिटी, उसका हाउस नंबर। ठीक है मतलब एक स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे, उसका कहना था कि जिस तरह से किसी इंसान को ढूंढने के लिए एटलीस्ट उसके 4 एड्रेस 4 पॉइंट अगर हमें पता हो तो हम उसे कहीं भी ढूंढ लेंगे। यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मारपीट चलेगा, तो यहाँ पे देखोगे मारपीट इन द सेंस बातों से मारपीट। एक कहेगा हम बता नहीं सकते, दूसरा कहेगा मैं बताऊं। आगे तुम पढ़ोगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो पेपर में हर बार आता है स्टेट का, हाइजेनबर्ग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी को बताना। ठीक, किसने बोला ये बात, हाइजेनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम यानी उसकी स्पीड को बताना पॉसिबल नहीं। एक ही समय में एक ही टाइम में आप दोनों चीज नहीं बता सकते। स्क्रोडिंगर फिर आता है, स्क्रोडिंगर कहता है मैं बताऊं, वो कहता है कि भाई ये बताना पॉसिबल तो नहीं है। जैसे आप सोचो कि एक ऐसा बंदा है जो भटकता रहता है कहीं ना कहीं, तो कई लोगों ने पूछा कि भाई उसको आपने देखा है, तो तूने कहा कि भाई एक बंदा उसको जवाब देगा कि भाई उसके बारे में कोई नहीं बता सकता क्योंकि वो कहाँ कब कहाँ रहता है कोई पता नहीं। दूसरा बंदा आता है और वो कहता है कि भाई मैं बताऊं, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया उस बंदे को, वो शाम को उस चाय के टपरी पे मिलता है, 1-1.5 घंटा वहां बैठता है और फिर पता नहीं कहाँ चला जाता। यानी वो क्या बता रहा है, उस बंदे की मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। मतलब कोई गारंटी है कि वहां पे आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ चांसेस है कि अगर तू चाय के टपरी पे बैठा रहेगा तो आज नहीं तो कल वो आ जाएगा। तो देख हाइजेनबर्ग बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को बताना पॉसिबल नहीं। तो स्क्रोडिंगर बोलता है भाई पॉसिबल तो नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी है, मिलने की चांसेस है। तो किसी ने पूछा था ठीक है इलेक्ट्रॉन से मुझे मिलना है बताओ क्या करना पड़ेगा, तो कहा इलेक्ट्रॉन को मिलने के लिए 4 एड्रेस आपको पता होना चाहिए।
उसी चार एड्रेस, जैसे हम लोगों की जो एड्रेस होता है तो हम कहते हैं ना जी हाउस नंबर ये फरीदाबाद हरियाणा दुनियादारी जो भी कुछ बोलते हैं, तो उसी तरीका से उसका नाम हम बोलते हैं एड्रेस। कोई बोलेगा भाई बताओ, तो एड्रेस। उसी तरह इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए जो पॉसिबिलिटी होता है उस एड्रेस का नाम क्या होता है? क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन को मिलने के लिए क्या है? वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। तो एड्रेस में क्या क्या मेंशन होता है? तो चार चीज तुझे पता होना चाहिए। फोर सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, जिसमें पहला आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुझे क्या बताएगा? तो तुम्हें बहुत आसान जी, इट गिव्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के साइज के बारे में बात कर कह रहा है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल। ये सेल के नंबर पे डिपेंड करता है, यानी एन पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखो एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें पूछा जाएगा फाइंड क्वांटम नंबर ऑफ एल 4d 2s 2t 5a। कह रहा है इसका क्वांटम नंबर क्या होगा बताओ। अब इसका क्वांटम नंबर क्या है बताओ? ये कौन सा ऑर्बिट यूज करता है? डी ऑर्बिट डी तो नाम सब सेल है, ऑर्बिट गिनती नंबर होते हैं। हो तो इसके पास जो 4 है वही है इसका प्रिंसिपल क्वांटम, एन की वैल्यू 4। इसका 2 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। इसका 3 2 ही है। 2 इसका 5 भाई भाई देख के नंबर बताना है, इतनी दिक्कत है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बात करता है। किसी भी ऑर्बिटल का क्या बताएगा वो? साइज बताएगा। दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा तुझे याद करना है एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? इट गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का शेप के बारे में बात करता है। ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट किससे करेंगे? एल से। तो इसकी वैल्यू जो है, इसमें एक चीज और फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछेगा, एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। याद रहेगा? बोल क्या है? L plus 1 vectors एल इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट एच बाई 2 पाई। या इसका दूसरा नाम भी होता है भाई, एच को कट मार दो, एच दिख रहा है, इसको कट कर दो तो इसका नाम क्या हो गया? एच कट। क्या कहते हैं? एच कट। तो एच कट ये पेपर में आती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने की। अब देख एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे लिखोगे सब सेल, और यहाँ पे तुम लिखोगे वैल्यू ऑफ एल। बहुत आसान है भाई। एस के लिए इसकी 0, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगा? पी के लिए गिनती करते रहे, 0 के बाद गिनती क्या होगा? डी का 2 एफ का 3 3। दो चार बार दिमाग में रख लें सब सेल्स। ठीक। वैल्यू ऑफ एल क्या होगा? एस के लिए, पी के लिए, 1 डी के लिए, एफ,
याद रह गया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता भाई। L ब्रैकेट L प्लस 1 H कट। एच का, ठीक है। तुम सर दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। कोई भी बोल सकते हैं, पेपर में देख लेना आंसर में क्या लिखे। L+1 और H। ठीक, अब देख ये हो गया ऐसे, देखो ये बहुत एक साइज बता रहे थे, दूसरा शेप। शेप बता रहा है। अब क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई चीज बन के तैयार हो गया, अभी जैसे दशहरे नवरात्रि स्टार्ट हुआ है ना, तो देखना है कि एक तो साइज बनाया मूर्ति का, कितना बड़ा साइज होना चाहिए। दूसरा शेप बनाता है कि भाई ये शेप मेरे। जब ये दोनों चीज बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके श्रृंगार करने के लिए कपड़े पहनाते हैं। ठीक, उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो हम देखते हैं कि ये किस पोजीशन पे इसको बिठाया जाए कि बेटर लगे। यहाँ पे भी यही काम होगा। एक बता रहा है साइज, तो दूसरा शेप। तो तीसरा ओरिएंटेशन बताएगा पूरा। ठीक, तो तीसरा क्या है, ओरिएंटेशन। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ भाई, इसको ML से डिनोट करते हैं, किससे? ML। तो तुम लिखोगे इट गिव्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का क्या देगा ये, ओरिएंटेशन दे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हाँ इसकी लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल। एल पे डिपेंड करता है, तो इट्स वैल्यू, टाइम कितना हुआ हमें 11:17 17, हमने क्या 70 और 70 चल। 11 इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम -L टू +L। माने ML की वैल्यू -L से +L हो। जैसे देखो, अगर मान लो कि तेरे पास L है और यहाँ पे तुझे किसी ने पूछा ML की वैल्यू बता, L की वैल्यू 0 है तो ML भी क्या होगा, 0। जी। L की वैल्यू अगर मान लो 1 आए तो इसकी वैल्यू वन। -L से +L, -1 0 +1 2 आ गया भाई, -2 -1 0 और 3 हो गया तो 3। ठीक है। यहाँ तक इसकी वैल्यू, और बताओ इतना ओरिएंटेशन क्यों है पता है? देख ये आ गया S, तो S, ये सॉरी S है, इसको नाम ले देते हैं सबसेल। सबसेल S होता है दूसरा P, D और F। यहाँ पे कैसे ओरिएंटेशन बता रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। S के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक। और P के पास तो इसका नाम है भाई PX, और इसको PY और PZ बोलते हैं। और इसका D वाले का सिर्फ D तक ही हम लिखेंगे, इसका नाम है DXY, इसका नाम DYZ, इसका DZX, और इसका नाम DX²Y², और इसका DZ का स्क्वायर। ये है भाई ओरिएंटेशन। F की जरूरत नहीं पड़ता, हमारा यहाँ से काम चल जाए। ये सबसेल है और इसका ओरिएंटेशन, बॉक्स को किस तरह से ओरिएंट करना है वो बता रहा है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद है तीसरा, बाद चौथा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसी ने मना किया था इलेक्ट्रॉन को कि दोनों का स्पिन मोशन डिफरेंट होना चाहिए। इट गिव्स स्पिन मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन सा मोशन की बात कर रहा है, स्पिन मोशन की। जैसे कि एक ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो
ये वाला का जो ऊपर की तरफ है इसका प्लस हाफ होगा और नीचे वाले का माइनस हाफ। दो ही वैल्यू तुझे यहाँ पे याद करनी है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस। यहाँ पर एक चीज और पता करना है, देखो हमने फॉर्मूला याद किया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, क्या फॉर्मूला होता है 2n²। अभी अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, क्या फॉर्मूला होता है 2n²। लेकिन किसी ने तेरे को बोला कि सिर्फ प्लस हाफ वाला बताओ और माइनस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर देख किसी एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और तुझे किसी ने पूछा कि भाई आप बताओ सिर्फ माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन के नाम बताओ, तो इसके हाफ कर दे, कितना बचेगा? कहेगा प्लस हाफ वाले बताओ तो 5। 5। हाँ अच्छा हाफ। हाफ ही तो करना है भाई। अब जैसे तुझे किसी ने पूछा कि यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन ऑर्बिट्स विद माइनस हाफ या प्लस हाफ स्पिन, तो क्या लिखेंगे भाई n²। 2 यहां से गायब हो जाए, 2 यहां से गायब होगा। जैसे तुमने सिर्फ प्लस हाफ और माइनस हाफ लगा दिया कि वहां से 2 गायब हो जाएगा। डन है मालक? ये था 4 क्वांटम नंबर जो जानना जरूरी था। ठीक है, अब एक चीज देख ले यहाँ पे। क्या देख, क्या लिख रहा है तुम? ऐसे हो अभी तो तेरे को सारे लिखने का मौका दिया था, ये मैं बता जल्दी से देख क्वेश्चन 22 30। 30। अरे वो वेट शो यार। देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले हम 30 देख लेते हैं। एक्सप्लेन गिविंग द रीजन विच ऑफ द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई। अभी अभी हमने देखा कि देख सबसे पहली बात ये कि जो तुम्हारे पास एटम है जी, इसका नंबर है 1 2 3 और 4। मुझे पता है कि 0 नाम का ऑर्बिट कोई एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। नहीं करता। ठीक है वाला 1 से स्टार्ट होता है। 1 में क्या होता है, सिर्फ एस होता है और इसमें एस और पी, इसमें एस। इसमें एस। ठीक। उसके बाद मैंने देखा था कि एस पी डी और एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4। नहीं। और एम एल की वैल्यू इसको है प्लस से लेके माइनस तक। ठीक, तो समझ में आ गया यस सर। -2 से +2 तक। लेकिन हाँ, क्या 2 में 3 हो सकता है क्या? जैसे इधर एल की वैल्यू 2 है और यहाँ 3 आ जाए। अरे गधे, ये पहले ही बोल दिया -L से +L। तो अगर L की वैल्यू 2 है तो ये -2 से +2 ही आएगा, इससे 3 नहीं होगा ना, तो -3 जाएगा। अगर ये 3 है तो -3 से लेके +3 के बीच में सारी वैल्यू आ सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। जैसे L 0 है तो यहाँ 1 नहीं हो सकता, 0 ही रहेगा। ठीक, अब बता पहला का आंसर क्या है। पहला में कह रहा है n की वैल्यू 0, नंबर ऑफ ऑर्बिट 0 है, होता है 0 ऑर्बिट, नहीं। तो पहला क्या है? आगे तो देखेंगे ही नहीं, हम तो कहेंगे जी गलत है। दूसरी बात कर, n = 1, 1 में s होता है और s की वजह से l 0 हो सकता है। m देख, ml 0, ये भी ठीक है, ms तो ये भाई ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन हमें कह रहा है कि पॉसिबल कौन सा नहीं है, तो तुम यहाँ पे बोलोगे भाई नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 0 ऑर्बिट नॉट एग्जिस्ट।
जीरो ऑर्बिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ भाई, इसमें क्या बोलोगे, पॉसिबल है, क्योंकि पहले ऑर्बिट में एस रहता है और एस के लिए एल की वैल्यू जीरो, एम एल भी जीरो हो गया, और इसके तो देखना ही नहीं है, प्लस आप माइनस आप इधर रहेंगे, तो ये वाला तो पॉसिबल है। इसमें पता एन क्यू वन है और एल वन है। पहला ऑर्बिट में क्या रहता है, एस। क्या पहला ऑर्बिट में पी रहता है? नहीं। पी की वैल्यू एल के लिए कितना होता है? 1 तो देख, कह रहा है ऑर्बिट पहला है और एल की वैल्यू, ये तीसरे में देख एल की वैल्यू वन दिया है। एल वन किसके लिए होता है? P के लिए तो पहले ऑर्बिट में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज बिकॉज वाला, बिकॉज में क्या लिखे? बिकॉज पी सब सेल don't exist in first orbit। पहले ऑर्बिट में पी सब सेल एग्जिस्ट नहीं करता है। बता भाई डी के बारे में बता, बोल वाले की। डी का दूसरा ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट में देख एस और पी दोनों, तो एल वन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एल वन है तो ये भी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि ऑल आर करेक्ट। तो नॉट पॉसिबल के केस में ये दो चीज था, जो पहला और, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 29 क्वेश्चन कह रहा है एस पी डी डिनोमिनेशन से डिस्क्राइब करो दिस दैट का। एल की वैल्यू, भाई ये तुझे कुछ करना है। एन की वैल्यू कितना दिया है, देख एक यहाँ से हम पहला लिख देते हैं। तुझे ऐसा लिखना है कि एन की वैल्यू दिया है 1 और एल की वैल्यू 0, तो आंसर लिखना है एन 1 का मतलब पहला ऑर्बिट, और एल 0 किसके लिए होता है? L0 S। एस, तो तुझे लिखना है 1 एस, आंसर यही लिखना है। उसी तरह ढूंढ के जल्दी बता भाई। दूसरा का बता, बी का क्या आएगा? एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 1 है, बता। B अब हेलो, तुझे भी बोलना है वाला, क्या होगा? 3B 3 इस बार इसको बोलने दे, तुम बताओ। एल, एन की वैल्यू 4 और एल दिया है 2, बोल भाई। हाँ, और P थोड़ा देख ले भाई, 2 किसके लिए होता है? एल, एल की वैल्यू चेक कर, 2 किसके लिए होता है? P भाई दिखता नहीं है D क्या? है। गधे, क्या आ रहा है? 4D। और देख डी आंसर, एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 3, बता भाई तू क्या होगा? N और 4 है। 4 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी हो गया। तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सब बनते जा रहे हैं। अब देख कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 28 क्वेश्चन देख, एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर नहीं, ऑर्बिटल का नंबर, ऑर्बिट 3 है, देख यहाँ पे एस पी डी तीनों आ रहा है। तो कह रहे हैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल और एम, एल और एम का पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो यही आएगा, आंसर ही है यही। क्या है भाई? देख तीसरी ऑर्बिट में एस पी डी होता है, इसको खाली हटा देंगे, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। तो तुम कहोगे कि भाई पहली थर्ड ऑर्बिट में एस पी डी तीनों होते हैं, तो एस के लिए 0, 0 के लिए 0, पी के लिए 1, तो -1, तो डी के लिए तो -2 सिंपल। डन। यही कह रहा है कि एल और एम के लिए वैल्यू होता है, एल और एम की वैल्यू हमने पहले ही बता रखा है। लिस्ट द क्वांटम नंबर m और l ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D। 3D के लिए बता l और m की वैल्यू क्या होगा, जल्दी बता भाई। सर किसके लिए? 3D के लिए, 3D सर N3 होगा और n3 होगा और d, D2 होगा। सॉरी L2 l, होगा। l हाँ, L2 2 होगा, और ml माइनस -2 से Minus +2, -2 से +2 हो जाएगा भाई इसके। अभी तो देखे हैं, जैसे देख l की वैल्यू आ गई 2, तो ml जो होगा वो -2, -1, 0, +1, +2, याद रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, जल्दी सही सही बताओ भाई, तुम बताओगे कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है इसमें से? थर्ड का आंसर बताओगे जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी।
3 1p 1p, वेरी गुड। देखो भाई 1p पॉसिबल नहीं है, एक तो ये पॉसिबल नहीं है और दूसरा भाई f तो 4 से शुरू होता है ना, तो तुम कहोगे ये दोनों पॉसिबल नहीं है। आपने जो पढ़ाई किया है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। यही चीज होता है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को बनना ही जरूरी होता है, नहीं तो पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये होंगे भाई, ये सारे क्वांटम नंबर पे बेस्ड था। एक चीज तुझे यहां से तुझे देखना है कि आप बाबू जी से थोड़ा मिल लेते हैं। पॉली आज हाँ यहीं पे आप आओ। हाँ भाई ये देखो, यहाँ पे आता है अबाउ प्रिंसिपल। हाँ भाई अबाउ कहाँ है? एक ये है भाई, ये जानना जरूरी था, अबाउ प्रिंसिपल किसे कहते हैं। ठीक, अबाउ प्रिंसिपल में देखो ये तुझे याद करनी है। अबाउ का कहना ये था, इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। कह रहा है ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम के ऑर्बिटल को कैसे फिल करना है, इंक्रीजिंग एनर्जी। तो अबाउ प्रिंसिपल पेपर में आते ही आते हैं। हम देख लेते हैं अबाउ जी के बारे में। अबाउ क्या था मैं स्पेलिंग, बाउ तो देख लेते हैं। आप बाउ नहीं देना, ये कुछ और है। AUFAUR। अबाउ कहता है कि आपको एनर्जी को कैसे फिल करना है। जैसे कि कह रहा है कि तुम्हारे पास 2s है और 2p है, ठीक। अब मान लो कि ये 2s हमेशा छोटा लेवल पे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी भी ऑर्बिट में जाओगे तो s हमेशा छोटा होता है। तो कहता है कि ऐसा समझ लो किसी पार्टी में कोई गया, बहुत सारे फैमिली जाके और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो एक रूल ये है कि अब्बाऊ का कहना था कि आप सबसे पहले बड़ों को पूछो या मत पूछो, उसको बड़े से लेना देना नहीं। वो कह रहा था हमेशा छोटे बच्चे को पेट भर के खिलाता। समझ में आ रहा है? अब्बाऊ ने क्या कहा, छोटे बालक को पेट भर के खिला। जैसे यहाँ पे छोटा कौन है, 2s। अगर ये बड़ा होना चाहिए, आगे मिले या ना मिले अब्बाऊ को उससे लेना देना नहीं। तो ये अब्बाऊ प्रिंसिपल तुझे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा अब्बाऊ के हिसाब से गलत है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया और किसी ने क्या किया, 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं दिया और इसको भर दिया। पूछेगा बताओ इन दोनों में से अब्बाऊ के हिसाब से गलत कौन सा है, सेकंड वाला कि भाई इसके। और या फिर तूने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कहा कि अब बताओ गलत कौन सा है, सेकंड। वो कह रहा है भाई इसको मिले ना मिले हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पहला का पेट फुल कर दो। ये बड़ा होना चाहिए। एनर्जी मतलब फीलिंग ऑफ किसी भी ऑर्बिटल में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन filling in orbital and increasing energy order, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में हम फिल करें, ठीक। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल करेंगे, ये है अबाउ का रूल, ठीक। डन है? कैसे हो, इसके साथ दुश्मनी क्यों लगा रहे हो? तो अबे तेरे से बुक नहीं संभाल रहा है क्या? अच्छा हाथ लगाए अब देख, ओल्ड की बात कर लेते हैं। ओल्ड रूल क्या है, कौन सा रूल है वाला?
हाइस रूल कहो, होल्ड्स रूल कहो, ठीक है। ये रूल कहता है कि देख, ये उस पार्टी में वो भी अवेलेबल था बंदा, उसका कहना था कि भाई हमें बच्चा भूखे मर जाए उससे हमें कोई लेने देना। ये लगे। हाँ, ये इसी की चीज, वो कह रहा है हमें बड़ों से लेना देना। होल्ड्स का काम क्या है, हमें बड़ों से लेना देना। एफ पी डी की बात कर रहा है, एस एस छोटा बालक हो गया, छोटा ऑर्बिटल। अब बहुत ध्यान रखेगा उसको, होल्ड्स किसको ध्यान रखना है, बड़ों। एस। हाँ, तो ये जो है कह रहा है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी डी और एफ में, ठीक है। इन फर्स्ट सिंगल पेयर, सिंगल फिलिंग, आफ्टर दैट पेयर अप। पहले सिंगल भरो और बाद में पेयरिंग करो। वो कह रहा है कि कभी भी जैसे डी के पास है या एफ पी के पास मैंने पहुंचा, पी के पास 3 है या 4 है, जैसे 2p4 आ गया, तो तुम्हें मन करेगा कि इसको ऐसे भर देते हैं, 1 2 3 4, ऐसे तूने भर दिया तो कौन नाराज हो जाएगा? ऐसा भरने से नहीं नहीं, उससे कोई नहीं, वो तो कह रहा है भाई हमें कोई मतलब नहीं है, तू ये पॉइंट्स कहता है इसको यहाँ पे वो भी ले ले, ज्यादा बेटर रहेगा। 2s और 2p, ये 4 है ये 2, तो इसको तो तूने भर दिया यहाँ से, अब बहुत खुश, लेकिन तूने इसको ऐसे भर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन था तूने भर दिया, तो यहाँ से कौन नाराज हो जाएगा बालक? यहाँ जैसे तूने इसको भरेगा कि हुंस नाराज हो जाएगा। हुंस ने बोला भाई मैंने तेरे को बोला था ना कि पहले एक एक प्लेट करके दो, उसके बाद दूसरा प्लेट जब बचेगा तो तूने 2 को तो पेट भर के खिला दिया, तीसरा बेचारा भूखे चला गया पार्टी से। तो हुंस के हिसाब से वो कह रहा है कि आपको पहले क्या करना है, एक एक करके भरना है, ठीक है। देखो 4 था तो पहले एक एक करके दे दिए, अब एक्स्ट्रा बचा था तो इसको दे दिए, तो ये हो गया, हुंस खुश हो गया। पॉली कह रहा है भाई कोई खाए या ना खाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो बस देखता है कि प्रॉपर तरीका से सर्विस हो रही है कि नहीं। अप एंड डाउन को चेक करेगा। वो क्या चेक करेगा? अप एंड डाउन। ये देखो पॉली का प्रिंसिपल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो कितने क्वांटम नंबर हमने पढ़ा है, 4। कह रहे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। पॉली ने क्या बोला, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगा। देखो ये पॉली के हिसाब से पहले लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नो फॉर सेट ऑफ quantum number have same value in an orbital। किसी भी ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो कैसे हम चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। जैसे कि मान लो कि ये है, अब ये हो गया 2s, तो बता n की वैल्यू कितना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 2 दोनों के लिए, और l की वैल्यू क्या होगा, s के लिए l क्या होगा, 0 जी, और ml -1 और स्पिन क्वांटम नंबर ऊपर वाला के लिए +12 और नीचे वाले के लिए +- तो यही बोला गया। देख ऊपर के 3 का तो सेम है, लेकिन नीचे वाले का क्या है, अलग है। तो इसी बात से पॉली कह रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन सेम नहीं होना चाहिए, एक अप जाना चाहिए तो दूसरा डाउन जाना चाहिए, ठीक है भाई।
तो ये था इम्पोर्टेंट। और जो इसमें मैथमेटिकल जो डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम था वो अभी नहीं करवाया गया, वो एक क्लासेस के बाद फॉर्म किया जाएगा। बाकी कितना पढ़ के तुझे याद करके जाना है पेपर में, इसका कल का पेपर है। और ये भाई याद कर ही लेना है, इसमें से ये आना ही है जो करवाया है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन। जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो दूसरी क्लास में करेंगे, ठीक। हाँ भाई, इसको थोड़ा सा हम शेयरिंग का ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, इसको शेयर करेंगे भाई। और इसकी नोट्स लिख के मुझे कल चेक करवाओगे, बाकी शाम में तो क्लास है ही। शाम को ही है छुट्टी में, शाम को क्यों सर छुट्टी है? शाम को क्लास है भाई, मैसेज नहीं दिख रहा है क्या? कब से हफ्ते सर? 4 से 5:30। हाँ भाई देख, एक तो ये हो गया स्कैनर, स्कैन करोगे मोबाइल से, जिस मोबाइल में, और उससे कर लेना फोन पे से स्कैन। फोन पे से स्कैन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? सर वीडियो सेंड कर देना। देखो इसमें क्वेश्चंस भी है, उसको भी हम देख लेते हैं साथ साथ में। चल भाई रुक जा, देख यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 देख। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? न्यूट्रॉन निकालना है। पहला का बता दे जल्दी से। कह रहे हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ये जो एटम्स है उसके मास नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। बताओ इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 6। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक नंबर, इसमें से इसको माइनस कर दो गधे। 13 - 6 कितना होगा? 7 न्यूट्रॉन हो गया। और प्रोटॉन पूछेगा तो प्रोटॉन तो इसी को कहते हैं जो एटॉमिक नंबर नीचे में, प्रोटॉन 6 और ये न्यूट्रॉन 7। इसका मतलब प्रोटॉन तो यही है, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना होगा? 8। इसके पास प्रोटॉन तो यही है, न्यूट्रॉन बताओ? 12। इसके पास प्रोटॉन तो यही है, न्यूट्रॉन कितना है? 50। ठीक, तो समझ में आ गया न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। कह रहे राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ द एटम गिवन, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और मास नंबर दिया है, तो कोई सिंबल्स बताने के लिए कह रहे मान लेते हैं हम कि कोई सिंबल लिख लेते हैं x, बाद में बता देंगे। तो कैसे हम नीचे लिखते हैं z और ऊपर एटॉमिक नंबर्स। तो या तो तुम ऐसे लिखो x = 17 और ये 35। तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का, है ना। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो या तो ये, या फिर तुम बोलोगे कि ये क्लोरीन है जिसकी 17 और मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आगे साइड से लिखें या पीछे साइड से, लेकिन अब ऊपर में रहना है उसको। देख रहा है ऊपर में कैसे लिखा है? या तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये इधर से अगर मेरा मन करे 6 और 13 तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखे हैं, इस पे ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड था, ठीक है। तो बन जाएगा ये। देख अब तुम्हें एक चीज और जो समझना है यहाँ पे, देखो भाई एक चीज तुम्हें समझना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना। कैसे लर्न करेंगे बताओ? देखो इसमें अगर एक तो यह याद करने वाला, जो तुझे अगर मैं पहले लिख दूं तो तुझे तकलीफ होना शुरू हो जाए कि रट्टा मार, लेकिन अगर मैंने ऐसे करके पहले लिख, चलो दूसरा लिखते हैं भाई। नहीं ये तो ठीक है। इसको तो न्यूक्लियस कहते हैं, ये बात पता है। इसका नाम होगा पहला ऑर्बिट, ये क्या है? ऑर्बिट नंबर 1। इसका नाम क्या होगा? ऑर्बिट नंबर, और इसका 3, और ये ऑर्बिट आ। तो पहले में एक ही सेल डिस्कवर किया गया था, ठीक। अब तुझे देखो 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसको कहते हैं के, इसको L और ये M है। तो हम ऐसे पढ़ते थे के, L, M और N। हम कहते थे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और
18 और 32, ऐसा हम पढ़ते थे। ठीक, लेकिन ये बिल्कुल बदल गया। अगर तू 11th में इसका इस्तेमाल करोगे तो गया, 11th में इसका बिल्कुल ही काम नहीं चलने वाला। तो तुम्हें करना क्या है कि इसको कैसे बनाया गया, जैसे तुम ऐसे सोच सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि जैसे हम लोग कहाँ रहते थे। अगर हम हिस्ट्री को पढ़े तो हमें पता चलता है कि इंसान जंगल में रहता। अगर कहीं पे ये लिखा होगा कि पहले जमाना में इंसान के पास महल था, वो उसके पास वीआईपी एसी वाला रूम था, उसको बेड पे एकदम मखमल के, ऐसा कुछ तो सिस्टम नहीं था ना। कहाँ पे रहते थे? जंगल में, कहीं पूरा खुला मैदान में था। तो ये वाले जो सिंबल्स है ना, अब तुम कहोगे ये गलत कैसे हो गया। अब हिस्ट्री में लिखा हुआ इंसान वहां रहता था, और जबकि तुम अपने आंख से देख रहे हो, किसी इंसान को देख रहे हो जंगल में लेटा हुआ, सामने में से कुत्ते जा रहे हो नोच के खा रहे इंसान, ऐसा कभी देखा है? तो नहीं। इट मीन्स ये है कि ये चीज तुझे जो लगेगा, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये गलत चीज हमें क्यों पढ़ाया जाता है, तो ये गलत नहीं है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ चीजों को, तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं, कुछ और बेटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर पहले जो ये चल रहा था, तो बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रहते। जैसे मान लो ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह फ्लोर बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम कहते थे कि टोटल, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे इंसान रहते हैं, कितने लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, बता। तो फर्स्ट फ्लोर में यहां पर जब हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हम फ्लोर में रहते हैं? हम कहां पे रहते हैं? हम रूम के अंदर रहते हैं। एक चीज हो गई, ठीक। लेकिन अब बात करते हैं कि रूम के अंदर भी अगर हम रहते हैं, तो रूम के भी अंदर हम कहीं ऐसे ही तो रूम के अंदर नहीं रहते। जैसे तू अभी बैठा है, किस पे बैठा है? चेयर पे। तो उसी तरह रूम के रहने में या तो हमारे रूम में बेड लगा हुआ है, या तो बैठने के लिए चेयर लगा हुआ है। तो आगे पता चलेगा कि ये तो ऑर्बिट हो गया। हम 10th क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिट में, 10th में हम यही पढ़े थे। जैसे इंसान रहता है जंगल में, फिर हमें 11th में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं रहता, ऑर्बिट के अंदर सेल बना, सब सेल बना होता है। इसको ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? नहीं, उसको तो सेल ही कहते हैं, ऑर्बिट को और सेल दोनों सेल। जैसे फ्लोर हो गया फर्स्ट फ्लोर, तो इस तरह से सेल के अंदर क्या बना हुआ है, जैसे फ्लोर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे रूम बना हुआ है, पहला 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, ऐसे बना होता है। तो सब सेल के अंदर रहते हैं, उसका नाम क्या होता है? सब सेल। अब हम बात करते हैं, भाई तुम रूम में रहते हो, तुम कहोगे नहीं मैं रूम में तो रहता हूं, लेकिन रूम में भी हम कहाँ बैठते हैं? चेयर या बेड के ऊपर। तो उसी तरह से सब सेल तो हो गया, इलेक्ट्रॉन तुझे सब सेल के अंदर मिलेगा रूम में, लेकिन वो कहाँ मिलेगा बैठा हुआ या काम करता हुआ? तो उसके लिए भी एक नया चीज बना दिया गया, उसका नाम होता है ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन को अगर तुझे ढूंढना है तो कहाँ पे ढूंढोगे? ऑर्बिटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन देखो, पहले हम बोलते थे ऑर्बिट में रहता है, बाद में पता चला कि कहाँ पे रहता है इलेक्ट्रॉन। अब ये बात किसने बताई, उसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहोगे कि सेल में नहीं रहता, कहोगे सब सेल में रहता है, और सब सेल के अंदर भी कहाँ रहता है? ऑर्बिटल के अंदर रहता है। ठीक, आप देखो इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले सेल तो था 1 2 3 4 5, लेकिन सब सेल कैसे बनाया गया? तो सब सेल देख लो, पहला सब सेल जो था इसमें, देखो सब सेल जो पहला बना गया, इसका नाम था पहला सब सेल एस। पहला ऑर्बिट में एक ही सब सेल होता है, उसका नाम क्या है? एस। ऐसे समझ लो कि पहला फ्लोर पे एक ही रूम है जिसका नाम है हॉल। हम बोलते हैं ना दूसरा फ्लोर पे एक हॉल भी है और रूम भी है। तीसरा फ्लोर में क्या, तो हॉल भी है और 3 रूम बना हुआ है। समझ में आ रहा है? हॉल तो सब में कॉमन है, पहला वाला जनरली लोग देखा होगा ग्राउंड फ्लोर में लोग हॉल ही बना लेते हैं, है ना। तो ऐसे पहला ऑर्बिट में क्या होता है, एक सब सेल होता है, उसका नाम क्या है? एस। दूसरा में होगा एस और पी, तीसरा में एस पी तो है ही, एक और रूम बना दिया डी, चौथा में डी और एफ। तो तुम्हें कोई पूछेगा कि अभी तक आपने जो डिस्कवर करा था कितने सब सेल को डिस्कवर किया है, तो अभी तक हमने किया एस पी डी और एफ, इतना ही सब सेल की डिस्कवरी। एक फ्यूचर में ऐसा माना जाता है कि जी आएगा, जी जनरेट करेगा जनरेशन से, एफ फंडामेंटल से बात करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सब सेल जो है अभी तक हमें एफ टी, और तुम्हें कोई पूछेगा कि एफ जो है सब सेल किस ऑर्बिट में होता है, फोर्थ ऑर्बिट। डी किस में होता है? थर्ड में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब तुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है।
अब तुम कहोगे कि 1 में कितने एस एक ही है सबसे, तो क्या लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन में? तुम कहोगे 1 एस, दूसरा में जाओगे तो 2 एस और 2 पी ऐसे लिखेंगे, और तीसरा में जाएंगे तो 3s 3p 3p और 4 सॉरी 3d 3d, और चौथा में जाएंगे 4s 4 इतना से काम चल जाए। हम इतना ही था क्योंकि हमें 30 तक जनरली एटॉमिक नंबर आगे हम पढ़ लेंगे, फिलहाल इससे काम चल जाए, क्योंकि यहाँ तक जब हम पहुंचते हैं ना तो हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। लेकिन देखो ये तो रूल्स के हिसाब से तुझे याद हो गया, सुना दो भाई जल्दी से बिना देखे। 1s 1s 2s और 2p 3s 3p 3d और 4s 4s, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो भूलोगे नहीं अब। लेकिन एक चीज यहाँ पे गलती हो जाती है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत है, क्योंकि तुम्हें याद भी हो गया इसलिए वो गलत हो गया। देख जनरली होता क्या है कि ये जो लिखा गया है आगे तुम पढ़ोगे, अफवाहों ने बोला था कि ये इंक्रीजिंग एनर्जी के लेवल में, मतलब ये जो है वीआईपी लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे देखो रोड से स्टार्ट होता है, जैसे लोग अभी भी हम देखते हैं अपने सोसाइटी से, अपने लोग या तो रोड पे सोते हैं, या तो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, फिर कॉलोनी में रहते हैं, फिर सोसाइटी सेक्टर में जाता है, फिर सोसाइटी, फिर हायर लेवल की सोसाइटी, ऐसा ही होता है। तो तुझे ऐसा क्या तू गारंटी लिख के दे सकते हो कि जो लोग कॉलोनी में रहता है वो सोसाइटी वालों से गरीब रहता है, ऐसा कोई मानने वाला है? भाई कॉलोनी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रईस होते हैं, जिसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कि आप अपर लेवल में। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सोसाइटी में रहने वाले भी कुछ लोग भिखारी होते हैं, है ना, तो उसे हम शिफ्ट कर देते हैं बाहर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ये कॉन्फ़िगरेशन गलत क्या हो गया, 4s को वीआईपी एरिया में डाल दिया। 4s को देखा कि यार इसकी बिहेवियर तो एकदम बेकार सा है, भिखारी वाला बिहेवियर, तो इसको कहा कि 3d, मतलब जो तीसरे लेवल में जो लोग रहते थे, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, उसको शिफ्ट कर दिया गया आगे, और कहा भाई तू पीछे चले जा क्योंकि तेरी जो लेवल है वो डाउनफॉल है। तो इसका बस इसी में डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा बताओ तो क्या होगा? 1s 2s 2p 3s नहीं 3s 3p, यहाँ तक ठीक है। अब तुझे बोलना है 4s और 3d, दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ये गलत है, इसको सही, ये है हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बालक? हाँ, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब तुझे पता है कि सबकी कैपेसिटी कितनी है। भाई छोटा वाला गैस है, उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लेने की तो कम ही होगी, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो हम फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों को मिक्स मैच करके करेंगे। हाँ देख, ये हम कर लेते हैं, हाँ इसका नाम है सबसेल, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कितनी है? इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? और एक चीज और आगे चलो, वैसे तो आगे हमें पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे भी याद कर लें, ऑर्बिटल। ठीक, पहला सबसेल हमारे पास है एस। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हम? मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है 2 से ज्यादा नहीं ले। पी के पास जाता है तो पी के पास कितने? 6 होता है, मैक्सिमम वो 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं लेगा। तो देख ध्यान से, 4 का गैप रहेगा हमेशा। डी कितना लेगा? 10 लेगा, और एफ 40। तो ये हो गया इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के। और तुझे मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सब रूम के हिसाब से सोच, ये रूम है और ये मैक्सिमम लोग हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रहने वाले हैं। अब बता ऑर्बिटल कितना होगा? ऑर्बिटल का ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगा कि ऑर्बिटल का मतलब हो गया डबल बेड। ऐसा दिमाग में अगर लगाएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। ऑर्बिटल का मतलब डबल बेड। जैसे एक रूम में हमने डबल बेड लगाया, कितने लोग रह सकते हैं? क्योंकि नाम क्या है उसका, तो उसमें 2 ही लोग हैं। ठीक, तो ये है डबल बेड। तुम कहोगे जी ये हमारा डबल बेड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इसमें एक रूल्स ये है कि पॉली ने मना कर दिया था कि दोनों एक ही जगह शकल करके नहीं सोई। 2 भाई अगर एक ही जगह शकल करके सोते हैं तो दोनों आपस में झगड़ते रहे। ठीक, तो एक को बोला कि तू आगे शकल करेगा तो दूसरा पीछे।
तो इसने कहा कि ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऐसे रहे, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। 6 है, बता भाई। 3 ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि भाई 6 को जुगाड़ लगाना है ना, 3 बेड लगाएंगे, इसके पास बड़ा हॉल बना रखता है 3। इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? अप डाउन अप डाउन। और ये बात पता है किसने बताई थी? पॉली ने। आगे हम पढ़ेंगे पॉली प्रिंसिपल क्या है। डी के पास कितना? 5 ऑर्बिटल। हाँ भाई, यही है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, जो पहले हम बोले थे जंगल में रहता है। डी में कितना होगा? 7। 1 2 3 4 5 6 वो है 7 कर लीजिए एक और बना। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन इसी तरह से बढ़ेगी। तो तुझे एक चीज पता चल गया कि भाई एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 3 5 और 7, ये ऑर्बिटल्स है। अब इलेक्ट्रॉन तुझे पता चल गया, हमने 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन सेल में होता है, 11th में पता चला तो सब सेल में, सब सेल के अंदर भी क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा ये बताओ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द वन ऑर्बिटल। आंख से देख के बता। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एस के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 2 एस के पास कितने ऑर्बिटल हैं? ऑर्बिटल 1 एक ही है। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है? 2 भाई ऑर्बिटल का मतलब पहले बता दिया, डबल वेट सम, उसमें 2 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो यही समझ लेना। ऑर्बिटल, इसके पास तो 5 ऑर्बिटल है ना, तो तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन लेगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। भाई ये जेई को में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, एक बार नहीं कई बार। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल की बात चल रहा है, तो लिखेंगे 2। लेकिन अगर ऑर्बिट पूछ दिया तो क्या होगा पता? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर भाई 2n²। 2 पहले ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 लेना है, तो बता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। तीसरे में 18। और पांचवे में 5 में 5 5 जा 5 5 जा 25 और 2 जा। हाँ पे बता तू 6 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 और 6 6 जा 36 और 36 को 2 से करोगे तो 72। किसी भी ऑर्बिट में तुम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक है भाई, ऑर्बिटल और ऑर्बिट को ध्यान में रखना, पेपर वाले बार बार इसी चीज को गेम बनाते हैं। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में 2n²। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? कॉन्फ़िगरेशन याद हो गई। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बात करेंगे तो कैसा हो। एक चीज इसमें और भी लिख ही लो, इसमें नहीं तो बार बार दोबारा लिखने होंगे, इसमें जगह नहीं है भाई, आगे बता। जैसे कि हमारे पास सोडियम आ गया। पहले एक चीज देख लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। हाँ भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म में वी ही लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जैसे तुमने देखा कि अलग अलग एटम के पास अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम या हीलियम एटम, तो हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मैंने लिख दिए। ठीक। और अगर मैं बात करूं कि लिथियम एटम, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो पहले में 2 और दूसरे में 1।
तो जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बता हाइड्रोजन के पास, हीलियम के पास लास्ट ऑर्बिट कितने हैं? उसके पास तो एक ही ऑर्बिट है, वही लास्ट है और वही फुल स्टार्टिंग है। तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? एक और एक दो। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जो लास्ट ऑर्बिट में होता है दो। पर लास्ट ऑर्बिट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है गधे, लास्ट एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे एक बात करते हैं हम सोडियम का। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने पहला ऑर्बिट बना, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना? दूसरा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक। दूसरे ऑर्बिट में 8 है ना? तो देख, 2 तो इसको दे दिया, अब 8 इसको दे दे। ये हो गया, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 खत्म हो गया, हमारे पास एक बच गया। एक किस ऑर्बिट में डालेंगे? लास्ट ऑर्बिट में। पता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? एक ही है। जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में प्रेजेंट होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस ये चीज समझ लेना। तो यहां पे लिखोगे द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट of an atom is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अब आता है कि अब हर बार मैं इतना खतरनाक डायग्राम तो नहीं बना सकता, तो उसके लिए ही कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया गया। ठीक, देखो इसको तुझे पता ही है कि ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो लास्ट ऑर्बिट तो तीसरा ही होगा। किसी के पास 4 ही ऑर्बिट है तो लास्ट ऑर्बिट क्या होगा? किसी के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट ऑर्बिट क्या होगा? बोलो। दूसरा। 4 है तो 4 ही होगा ना। किसी के पास 5 ही ऑर्बिट है तो लास्ट ऑर्बिट 5वां। किसी के पास 2 ही ऑर्बिट है तो लास्ट ऑर्बिट दूसरा, और 1 ही ऑर्बिट है तो 1 ही होगा। अब देख, इसको ये फॉर्मूला तो बस हम डायग्राम के लिए बनाएंगे, एटम को ऐसे बनाओगे। लेकिन जैसे कि किसी ने हमें दे दिया कि भाई आप कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन के पास? 6। वेरी गुड। अब देख, तुझे लिखना है। अब तुझे अभी कॉन्फ़िगरेशन तूने याद किया, क्या याद किया बता? मैं कॉन्फ़िगरेशन क्या था? पहला 1s 1s 2s 2p। हाँ, 1s 2s। देख भाई, 1s तूने दिया और s पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तूने दान कर दिया, अब 4 बचा। अब तुम लिखोगे 2p, सॉरी 2s। 2s के पास भी 2, 6 में से 4 तेरा खत्म हो गया। अब आता है 2p। 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लेकिन तेरे पास 2 ही बचा है ना, तो 2 ही देना पड़ेगा। अब तुझे किसी ने पूछा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसको यहां से देखना, ये 1 है और 2, यानी 2 ऑर्बिट पार्टिसिपेट करता है। तो लास्ट ऑर्बिट कौन होगा? 2 ही ऑर्बिट है ना इसके पास, तो लास्ट में कौन सा ऑर्बिट है? दूसरा। तो यहां पर इसमें देख कितने इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन बताए कितने होंगे? 2 और 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है भाई। बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बताते जाओ। 1s 2 2s 2 2p 4 ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं, बिल्कुल 6 तक जाएंगे इस पे। बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही। बता कितने हैं? 2 + 4 6। भाई ये बोल बोल के मैं बोलूं कि तुझे खुद से बोलना है गधे? देखो सोडियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2s2 2p 6, 10 तक खत्म हो गया। अब हमें 3s1 में डालना है। कितने ऑर्बिट है? 1 2 और 3
3 ऑर्बिट है तो लास्ट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1। इस तरह से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद है एक तुम्हारे पास क्लोरीन, जिसके पास हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखेंगे इसको? 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6। यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब p के बाद क्या शुरू होता है? 3s 3s 2 2 3 और 3p। 3p भाई 12 खत्म हो गया, 17 है तो 5 आएगा। 5 तो 3 ऑर्बिट यूज हो रहा है, एक ये दोनों 2 और ये 3। तो लास्ट ऑर्बिट ये है, बता कितने वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक। अब तुझे बात करेगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चलता है। तूने केमिकल रिएक्शन के बारे में सुना हो, तो केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, तो देख भाई तुम लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं दिमाग में है ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना है या पैसा बहुत कमाना है। तो बहुत का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो लाइफ में हम स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक, स्टेबल हो जाए, सब कुछ मिल जाए। इसी तरह हर एक एटम का अपना एक ड्रीम है। क्या ड्रीम है? स्टेबल होने। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या स्टेबिलिटी कितने लेवल पे? जैसे तुझे कोई पूछेगा भाई कितना पैसा चाहिए, तुम कुछ तो बोलोगे, तुम कहोगे बहुत। तो बहुत का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक, उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन, इस एटम को पता है, वो कह रहा है इतना ही ड्रीम है कि मेरे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे तू अभी बोल रहा है ना, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पर क्या ड्रीम है भाई इसके? क्या ड्रीम है इसके? लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो बताओ भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसको 8 पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 पूरा करने के लिए और कितना? 4 4 में बायो वाले थोड़ा इतना तो भेजा लगा ले, इतना तो मैथ आता ही होगा। हाँ भाई इसके पास 6 है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इसको 7 तो तुम देखोगे कि अब इसको 7 मिलेगा या नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम देखेंगे बाद में। इसका जल्दी से तुम निकाल के दिखा मुझे। ये आर्गन है, आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन 18 होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के जल्दी से दिखाओ फटाफट।